एडिस मस्कीटो एक बार जब काटता है उसके बाद डेंगू वायरस अंदर जाता है बॉडी के, तो नॉर्मली जो क्लिनिकल फीचर्स आते हैं तो बहुत तेज़ बुखार आता है, ठंड लगती है बहुत ज़ोर की, मसल्स में और बॉडी में सिवियर पेन होता है, जॉइंट्स में पेन होता है, आंखों के पीछे दर्द जो हम रेट्रोऑर्बिटल पेन बोलते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशंस कब बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं कि डेंगू में बुखार है या फिर बॉडी पेन है या जो भी दर्द हो रहा है उससे बढ़ करके सिम्टम्स और ज़्यादा बुरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं? डेंगू के वैसे अगर जब बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है जो कंट्रोल नहीं हो रहा, नॉर्मल बुखार से कहीं से ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, कंटिन्यूस किसी को पेट दर्द होना शुरू हो जाता है, सांस लेने में कुछ तकलीफ हो जाते हैं, यूरिन से, माउथ से, नोज से कहीं छोटी मोटी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो तब समझना ज़रूरी कि हमारा डेंगू उस टाइम पे सिवियर हो रहा है कि नहीं, एंड वी नीड टू सीक इमीडिएट मेडिकल केयर। तो कौन से एज ग्रुप के लिए ये इंट्रोड्यूस हुई है वैक्सीन की, किस एज ग्रुप के लोग लगा सकते हैं और किन के लिए सबसे बेस्ट है? अभी के लिए जो अप्रूवल आया है वो 4 to 60 ईयर्स के एज के लिए आया है। उस वक्त किसी को डेंगू हुआ है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है तब लगाई जा सकती है नहीं, वैक्सीन? बिल्कुल नहीं, एक्टिव डिजीज के लिए नहीं है, ये प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के लिए है। तो ये अभी डिजीज के बाद कब लगाई जा सकती है ये अभी बताया नहीं जाएगा। और कितने डोजेस होंगे डेंगू के वैक्सीन के? अभी के लिए 2 डोसेस है जो स्किन के नीचे यानी सबक्यूटेनियस डोज में लगेंगे 3 महीने की दूरी पे। वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं? कि फीवर हो, जहाँ पे वैक्सीन लगा हो, आपको दर्द हो, रेडनेस हो, स्वेलिंग हो, थोड़ा सा नॉजिया, वॉमिटिंग हो सकता है, ये सारे माइल्ड इफेक्ट्स हैं। सिवियर इफेक्ट्स होते हैं कि किसी वैक्सीन से एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो या डिजीज़ हुआ हो, ये उनमें लग सकती है जिनको पहले डेंगू हो भी चुका है या पहले डेंगू नहीं भी हो चुका है, एंड उनको ये 4 to 60 ईयर्स के एज में लगना चाहिए। एंड कुछ पॉपुलेशंस है जिनमें ये नहीं लगना चाहिए, जैसे कि प्रेगनेंसी, जिनके इम्यून सिस्टम बहुत डाउन है, जिसके लिए वो मेडिसिन ले रहे हैं जो इम्यून सिस्टम डाउन करते हैं, जिनको HIV की बीमारी है, उन पेशेंट्स में ये नहीं लगना चाहिए। मॉनसून का सीजन आते ही सभी के मन में डेंगू को लेकर के बहुत ज़्यादा फियर डेवलप हो जाता है कि कहीं इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस ना होने लगे, बहुत तेज़ बुखार ना हो जाए, प्लेटलेट्स कम ना हो जाए, हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत तो नहीं आ जाएगी। लेकिन इंडिया में डेंगू को लेकर के एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जिसके बारे में आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। बेसिकली इंडिया में डेंगू के खिलाफ वैक्सीन का अप्रूवल मिल चुका है। तो ऐसे में आई एम श्योर आप सभी के मन में ये सवाल होगा कि ये वैक्सीन किसके लिए है, कौन से लोग लगा सकते हैं, कितनी डोजेज होंगी, क्या एक बार वैक्सीन लगा ली तो डेंगू दोबारा कभी नहीं होगा? इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज के हमने सेशन को ऑर्गेनाइज किया है जिसमें हम इस टॉपिक पर बहुत ही विस्तार से बातचीत करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर जय कीर्तना, जो कि एसोसिएट कंसल्टेंट हैं इन्फेक्शियस डिजीज डिपार्टमेंट फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम कोशिश करेंगे आपके जरिए ऑडियंस तक डेंगू और उसके लेकर के जो नई वैक्सीन आई है उसके बारे में सभी जानकारी बता सके। सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप एक बेसिक से शुरुआत करके जरूर बता दें कि क्यों हो जाता है डेंगू, किसे हो सकता है, कौन से लोग रिस्क पर हैं और क्या है डेंगू? डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो एडिस मस्कीटो द्वारा ट्रांसमिट होता है। तो यूजुअली वो मॉनसून के टाइम्स पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, अर्बनाइजेशन ज़्यादा होता है, वहाँ पे ज़्यादा प्रेवलेंट है। एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन है जो स्टार्ट ऑफ करता है हाई ग्रेड फीवर के साथ, बहुत सारे ठंडी लगने के साथ, एंड समटाइम्स इन सम पेशेंट्स इट कैन बिकम कॉम्प्लिकेटेड एंड अफेक्ट कोई भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है, या कि वो लिवर हो, किडनी हो, ब्रेन और हार्ट भी। और प्लेटलेट का हमें पता ही है कि उसमें ब्लीडिंग अबनॉर्मैलिटीज़ होती हैं, बीपी डाउन हो सकता है जो डेंगू शॉक बोलते हैं। तो एक बहुत वेरिड प्रेजेंटेशन है। डॉक्टर्स के लिए भी इट इज़ ऑलवेज अ चैलेंज व्हेन इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड, हाउ इट बिहेव्स, इट्स वेरी वेरिड। एंड देयर आर सम स्पेसिफिक पॉपुलेशन जैसे कि बुजुर्ग लोग, प्रेगनेंसी में जो है, जो छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल इन्फेंट्स जो होते हैं, या जिनके इम्यून सिस्टम डाउन है, उनको डेंगू बहुत गंभीर तरीके से अफेक्ट करती है। मॉनसून में अक्सर इसके केसेस बहुत ही रैपिडली बढ़ते हैं, तो ऐसे मॉनसून में क्या बदलाव हो जाते हैं मौसम रिलेटेड या हमारे एनवायरनमेंट रिलेटेड जिसकी वजह से डेंगू के केसेस अचानक से इतने फ्लेयर अप हो जाते हैं? जी, तो एज सच जो एडिस मस्कीटो है वो साल भर रहता है, बट मॉनसून के टाइम पे पानी जमा हो जाता है हर जगह पे, घर के बाहर हो, इवन समथिंग एज सिंपल एज अ फ्लावर पॉट जो कंटेनर्स है, अगर वो चेंज भी होते हैं तब भी एडिस मस्कीटो के जो एग्स हैं वो उसको सर्वाइव कर सकते हैं, एंड उसमें भी
फ्लरिश कर सकते हैं। तो उस टाइम पे यहाँ पे अर्बनाइजेशन ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शंस इस टाइम पे ज़्यादा होते हैं, उस एरियाज़ में एडिस मस्किटो ज़्यादा हो जाते हैं एंड इस टाइम पे डेंगू के केसेस बढ़ जाते हैं। इसमें अगर जैसे हमें समझना हो कि कौन से मच्छर जो है वो डेंगू मतलब करते हैं, फीमेल है होते हैं, मेल होते हैं, क्या उनका जो चीजें रहती हैं, काटते हैं तो हमें पता पता कैसे चलेगा और कैसे सिम्टम्स डेवलप होंगे जो हमें एग्जैक्ट बताते हैं कि ये डेंगू के ही सिम्टम्स हैं। तो जो एडिस मस्किटो है, 2 तरह के, एक तो है कि एडिस मस्किटो जो डेंगू फैलता है, एक एनोफिलीज मस्किटो है जो मलेरिया फैलाता है। एज़ सच उसको दूर से फॉर लेमन की बताने को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट बोला जाता है ऐसे कि एडिस का डे बाइटिंग हैबिट होता है कि वो सुबह के दिन में काटता है उस टाइम पे। एंड उसके अलावा मस्किटो बाइट्स नॉर्मल ही हो सकते हैं, उस टाइम पे ऐसा कुछ वो नहीं होता कि इससे, हाँ, फीमेल मस्किटोज ही अक्सर बाइट करते हैं। एंड उसका एडिस का ये भी हैबिट होता है कि वो मल्टीपल फीडर्स को एक साथ बेबी काट सकता है एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन फीडिंग रादर देन एनिमल बाइट। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, एडिस मस्किटो एक बार जब काटता है उसके बाद डेंगू वायरस अंदर जाता है बॉडी के, तो नॉर्मली जो क्लिनिकल फीचर्स आते हैं तो बहुत तेज बुखार आता है, ठंड लगती है बहुत जोर की, मसल्स में और बॉडी में सिवियर पेन होता है, जॉइंट्स में पेन होता है, आंखों के पीछे दर्द जो हम रेट्रो ऑर्बिटल पेन बोलते हैं, एंड उसके अलावा जस्ट सिवियर जनरलाइज्ड वीकनेस। शुरू के 3 से 4 दिन में बहुत मुश्किल होता है उसको डिफरेंशिएट करना बाकी फीवरों से, बट ये हाई ग्रेड फीवर, रेट्रो ऑर्बिटल पेन जो आंख के पीछे दर्द होना, हेडेक्स होना, ये थोड़े ज़्यादा स्पेसिफिक है डेंगू के लिए। उसके बाद इसका बिहेवियर चेंज होता है कि फीवर जब उतर जाता है उसके बाद प्लेटलेट डाउन होना शुरू हो जाता है, ब्लड कॉन्सेंट्रेट होना शुरू हो जाता है, सिवियर सिम्टम्स जो आते हैं बीपी डाउन होने के उस पे बाद ही आ सकते हैं। तो उसका टेस्टिंग वगैरह टाइम पे करवाना ज़रूरी है। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स है, 3 दिन से ज़्यादा है या बुखार बढ़ता जा रहा है, नॉर्मल दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, तो तुरंत आपको डॉक्टर से जांच करने की ज़रूरत है। कोई टेस्ट होता है डेंगू के लिए जो कंफर्म करता है? जी, तो देयर आर ब्लड टेस्ट दैट कैन बी डन टू कंफर्म डेंगू, विच वो अलग होते हैं अलग टाइम के लिए, कि पहले के 5 दिन में आए तो कोई एक टेस्ट होता है, उसके बाद प्रेजेंट किया तो एक ब्लड टेस्ट होता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप कब हॉस्पिटल पहुंचते हैं, क्या ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डे ऑफ ऑनसेट ऑफ इलनेस की कब हुआ है, वो डेंगू में बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू ट्रेस द एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट्स। तो उसके हिसाब से टेस्ट किए जाते हैं, या तो पीसीआर टेस्ट या आईजीएम या एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशंस कब बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं कि डेंगू में बुखार है या फिर बॉडी पेन है या जो भी दर्द हो रहा है उससे बढ़ करके सिम्टम्स और ज़्यादा बुरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं? डेंगू के वैसे अगर जब बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है जो कंट्रोल नहीं हो रहा, नॉर्मल बुखार से कहीं से ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, कंटिन्यूस किसी को पेट दर्द होना शुरू हो जाता है, सांस लेने में कुछ तकलीफ हो जाते हैं, यूरिन से, माउथ से, नोज से कहीं छोटी मोटी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो तब समझना ज़रूरी कि हमारा डेंगू उस टाइम पे सिवियर हो रहा है कि नहीं, एंड वी नीड टू सीक इमीडिएट मेडिकल केयर। कभी कभी लोग को बोला जाता है कि टेस्ट कराएं घर पे और फॉलो करें, उसमें भी अगर प्लेटलेट तेज़ी से गिर रहा है, हेमेटोक्रिट जो एक ब्लड का अंक होता है वो तेज़ी से बढ़ रहा है अगर, एंड डिहाइड्रेशन, चक्कर आना, वो सब के साइंस होते हैं, तो हमें प्रेडिक्शन है कि वो सिवियरिटी में जा रहे हैं या सिवियर में ऑलरेडी जा चुके हैं। हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को ये जरूर बताएं कि इंडिया में डेंगू के लिए कौन सी वैक्सीन आई है और इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सो द डेंगू वायरस में 4 सीरोटाइप होते हैं, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4, और उसके लिए एक नया टेट्रावैलेंट लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन आया क्यूडेंगा के नाम से, टाक 003 के नाम से। अभी के लिए उसको रेगुलेटरी अप्रूवल मिला है CDSCO और DCGI से फॉर टू ब्रिंग इट इनटू यूज। तो वो एक ऐसी वैक्सीन है जिसमें जो डेंगू वायरस के चारों सीरोटाइप है उनके लाइव वायरस को थोड़ा सा कम मात्रा में, ताकि वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करे, ऐसा बनाया गया है ताकि वो दिया जा सके 4 से 60 साल के उम्र के लोगों में, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर उनको डेंगू हुआ कि नहीं पहले, टू प्रिवेंट सिवियर डेंगू, हॉस्पिटलाइजेशन रिलेटेड टू डेंगू एंड कंफर्म डेंगू केसेस। तो कौन से एज ग्रुप के लिए ये इंट्रोड्यूस हुई है वैक्सीन, कि किस एज ग्रुप के लोग लगा सकते हैं और किन के लिए सबसे बेस्ट है? अभी के लिए जो अप्रूवल आया है वो 4 to 60 ईयर्स के एज के लिए आया है। जो स्टडीज हुए हैं वैक्सीन की वो
predominantly ऐसे 4 to 16 years and 6 to 16 years and extrapolated to adults के डेटा में है अभी ठीक है। के लिए, तो उनके लिए है अभी अप्रूव्ड ये। ओके, इसमें ऐसा कुछ है कि जिनको एक बार डेंगू हो चुका है वो लगा सकते हैं या नहीं, या जिनको लाइफ टाइम में कभी डेंगू नहीं हुआ है उनके लिए क्या है जो रूल्स वगैरह? सो डेंगू एक बहुत ही अनोखा वायरस है जिसका एक अनोखा इम्यून रिस्पॉन्स है जो बाकी वायरस या बैक्टीरिया से थोड़ा अलग है। तो मैंने जैसे बताया कि 4 सीरोटाइप होते हैं, उनमें से एक सीरोटाइप से अगर आपको इन्फेक्शन हो गया उससे आपको लाइफ लॉन्ग से प्रोटेक्शन है, Okay. बट बाकी तीनों सीरोटाइप से प्रोटेक्शन नहीं है एंड उसका इम्यून रिस्पॉन्स ऐसा है कि कभी कभार द डेंगू वायरस जिससे आपको इम्यून रिस्पॉन्स मिला है और सेकेंड टाइम आपको होता है तो कभी कभार और सिवियर हो सकता है। तो इसी केस के लिए डेंगू वैक्सीन जो आया हुआ है वो दोनों जिनको डेंगू पहले कभी नहीं हुआ है या पहले जिनको डेंगू हुआ है टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट द अदर सीरोटाइप्स आल्सो, वो उनके लिए भी है, तो वो अगर भी ले सकते हैं। उस वक्त किसी को डेंगू हुआ है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है तब लगाई जा सकती है नहीं, वैक्सीन? बिल्कुल नहीं, एक्टिव डिजीज के लिए नहीं है, ये प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के लिए है। तो ये अभी डिजीज के बाद कब लगाई जा सकती है ये अभी बताया नहीं गया है। जाएगा। और कितने डोजेस होंगे डेंगू के वैक्सीन के? अभी के लिए 2 डोसेस है जो स्किन के नीचे यानी सबक्यूटेनियस डोज में लगेंगे 3 महीने की दूरी पे। अच्छा, ठीक है, मतलब पहला डोज पहला डोज शुरुआत फिर एंड 3 फिर महीने के 3 बाद। महीने बाद। वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं? सो देर आर 2 टाइप्स, आइदर की जो माइल्ड साइड इफेक्ट्स है जो सिवियर एडवर्स इवेंट्स होते हैं। जो माइल्ड साइड इफेक्ट्स है वो हो सकते हैं कि फीवर हो, जहाँ पे वैक्सीन लगा हो, आपको दर्द हो, रेडनेस हो, स्वेलिंग हो, थोड़ा सा नॉजिया वॉमिटिंग हो सकता है, ये सारे माइल्ड इफेक्ट्स हैं। सिवियर इफेक्ट्स होते हैं कि किसी वैक्सीन से एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो या डिजीज हुआ हो, बट अभी तक थोड़े कम, बहुत ही कम रिपोर्टेड इवेंट्स है उसके, ऑलमोस्ट ना के बराबर। इसमें ऐसा कुछ है कि हमें कैसे पता चलेगा वैक्सीन हमारे ऊपर काम कर रही है या नहीं कर रही है? अभी नहीं, देर आर नो कोरिलेट्स ऑफ दिस, देर आर वेज ऑफ मेजरिंग कि उससे इम्यूनिटी कितना डेवलप हुआ है कि नहीं, बट वो पब्लिक में इम्प्लीमेंट होगा, वो अभी वी हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट। कॉस्टिंग वगैरह की कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, अभी कुछ भी नहीं, देर इज जस्ट अ रेगुलेटरी अप्रूवल। Hopefully in the next year we are expecting this vaccine to come and 1 or 2 more candidates also at this point of time, but there is no information on their costing and availability and where it will be rolled out. तो वैक्सीन एग्जैक्टली काम कैसे करेगी? मतलब क्या हम वो पूरी तरीके से डेंगू से प्रिवेंट करेगी या जो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं या कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं उससे प्रिवेंट करेगी? So जो स्टडीज किए गए हैं क्यू डेंगू वैक्सीन के, उसमें जो वायरोलॉजिकली कंफर्म डेंगू, मतलब जिनसे टेस्ट में पॉजिटिव आया है डेंगू, उसके इवेंट्स कम हुए हैं एंड जो सिवियर डिजीज की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है वो कम हुआ है, बट वो 0 नहीं हुआ है। सो पेशेंट्स को ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हो सकता है, इट इज नॉट अ कंप्लीट रेमेडी, बट इट डिक्रीजेस द चांस सिग्निफिकेंटली फॉर दैट एंड फ्रॉम ऑल द 4 सीरोटाइप, सारे सीरोटाइप से प्रोटेक्शन का दावा है इसमें। अगर वैक्सीन लगा ली तो ऐसा कुछ है कि अब लाइफ लॉन्ग में कभी डेंगू नहीं होगा, तो उससे रिलेटेड हम जो प्रिवेंशन लेते थे उसको करना भी बंद कर दें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा जो डेंगू का प्रिवेंशन और मैनेजमेंट का कॉर्नर स्टोन है वो मल्टी प्रोंग्ड है, मतलब हर तरीके से हमें प्रिवेंशन और मैनेजमेंट करना होता है। उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मस्किटो और वेक्टर कंट्रोल, जिसके लिए हमें सारे प्रिकॉशंस, सेल्फ पे मस्किटो रिपेलेंट्स वो सब यूज़ करना, मस्किटो नेट्स यूज़ करना, और उसके बाद कोई भी स्टैग्नेंट वाटर अलाउ नहीं करने देना एंड पानी कहीं जमा नहीं होने देना, वो सब कंटिन्यूअली फॉलो करना है। जैसे कि मैंने बोला कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, मतलब कुछ केसेस में इन्फेक्शन हो सकता है, इट इज़ नॉट अ फुल प्रूफ मेथड। इसमें कई बार ना डेंगू में होम रेमेडीज लोग इस्तेमाल करते हैं कि किसी ने बकरी का दूध पी लिया या फिर पपीते के पत्ते का जूस बना के पी लिया, जिससे बोला जाता है, ऐसे मतलब क्लेम किया जाता है कि प्लेटलेट्स बढ़ते हैं, बहुत तेजी से बढ़ते हैं। वैक्सीन उसका रिप्लेसमेंट है? बिल्कुल भी नहीं, वैक्सीन इज ओनली एंड ओनली फॉर प्रिवेंशन। एक्टिव डेंगू में उसका कोई भी रोल नहीं है। जैसे ही आपको अगर पता चलता है कि आपको डेंगू जैसे लक्षण है या कंफर्म डेंगू फीवर है, आपको इमीडिएटली मेडिकल केयर सीक करना ही है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है। डेंगू में जैसे कहा जाता है कि आप जितना हो सके फ्लूइड्स लीजिए, लिक्विड्स लीजिए, तो इस दौरान हम चाहते हैं कि क्या वैक्सीन अगर किसी ने लगा लिया है तो हमें इन सब के बारे में सोचना चाहिए, या वही है क्योंकि लोगों को लगता है हमने वैक्सीन तो लगा लिया, अब तो चलो हम इम्यून है, हम कुछ भी कर सकते हैं, या हमें ज़रूरत नहीं है इतने केयर करने की? तो जब डेंगू वैक्सीन लग जाता है और इन केस किसी को उसके बावजूद भी डेंगू होता है तो उसका चैप्टर वहीं पे क्लोज हो जाता है। यू ट्रीट इट एज अ नॉर्मल केस ऑफ एक्टिव डेंगू। वी मॉनिटर देम कि कोई सिवियर सिम्टम्स होंगे या सिवियरिटी के कोई साइंस दिखते हैं और अप्रोप्रिएटली मैनेज करना होता है। उस टाइम के बाद उस वैक्सीन का रोल
is no, not there. तो मतलब उनमें वैक्सीन काम नहीं की? वो बताना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो अलग अलग प्रोटेक्शन करता है चारों सीरोटाइप से। किस सीरोटाइप से इन्फेक्शन हुआ है उस पर डिपेंड करेगा वो। एंड देयर इज नो गारंटी कि सबको ब्रेक थ्रू होगा। देयर इज अ स्मॉल पॉपुलेशन, सो इट इज जस्ट अ गारंटी कि देयर इज नो वे टू से कि वैक्सीन आपने ले लिया तो आपको बिल्कुल डेंगू कभी नहीं होगा। तो इससे रिलेटेड ना हमसे कुछ सवाल पूछे थे ऑडियंस ने, जिसमें ये था कि हमने अगर वैक्सीन लगा ली फिर भी डेंगू हो गया तो क्या अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स आएंगे कि एकदम हालत खराब हो सकती है लोगों की? सो देर इज इट्स टू सून टू से दैट। पहले वो रोल आउट होना है वैक्सीन, वो सारे पॉपुलेशंस को फॉलो अप करना है कि कितने देर तक प्रोटेक्शन है, कितना प्रोटेक्शन है, कौन से सीरोटाइप से। एंड इट विल वेरी ऑन द सिंपल फैक्ट कि हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सीरोटाइप्स प्रेवलेंट है। तो जिस सीरोटाइप में वहाँ प्रेवलेंट है उससे कितना प्रोटेक्शन दिया है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये इट इज टू सून टू से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये सारे स्टीरियोटाइप से हमें प्रिवेंट करेगा या कुछ स्पेसिफिक? इट इज मेड फॉर प्रोटेक्टिंग अस अगेंस्ट ऑल 4 सीरोटाइप्स, बट अलग अलग परसेंटेज का अलग अलग लेवल पे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो आई थिंक हम लोगों ने वैक्सीन पर जो डिस्कशन की है वो ऑडियंस को समझने में बहुत आसानी होगी। एक बार आप हमें ब्रीफ में जरूर बता दीजिए कि इंडिया में डेंगू के खिलाफ जो वैक्सीन आई है कैसे काम करती है, किन के लिए है, डोजेस और सारी चीजें। सो एज ऑफ जुलाई, CDSCO and the DCGI has given regulatory approval for the Qdenga vaccine. Qdenga vaccine एक live attenuated tetravalent vaccine है जो 2 डोज में लगती है, 0.5 ml सबक्यूटेनियस, मतलब स्किन के नीचे लगती है। ये उनमें लग सकती है जिनको पहले डेंगू हो भी चुका है या पहले डेंगू नहीं भी हो चुका है। एंड उनको ये 4 to 60 ईयर्स के एज में लगना चाहिए। एंड कुछ पॉपुलेशन है जिनमें ये नहीं लगना चाहिए, जैसे कि प्रेगनेंसी, जिनके इम्यून सिस्टम बहुत डाउन है, जिसके लिए वो मेडिसिन ले रहे हैं जो इम्यून सिस्टम डाउन करते हैं, जिनको HIV की बीमारी है, उन पेशेंट्स में ये नहीं लगना चाहिए। तो जब भी वैक्सीन रोल आउट होगा, before we go for the vaccine, to take proper medical advice, to get screened for any conditions जिसमें वो contraindicate हो सकता है, उसके बाद ही लगवाएं। आपने जो कहा कि किन लोगों में वैक्सीन नहीं लग सकता है, उसमें एक ये है कि क्या प्रेग्नेंट लेडीज डेंगू की ये वैक्सीन लगा सकती हैं? जी बिल्कुल नहीं। तो क्योंकि ये लाइव वैक्सीन है तो प्रेगनेंसी में ये लगाना मना है अभी के लिए। ब्रेस्ट फीड अगर कोई महिला कर रही है तो वो लगा सकती है? नहीं, उनमें भी नहीं अभी के लिए। ठीक है। बच्चे, जैसे आपने कहा कि 4 साल से कम और 60 साल से ऊपर के लोगों को के मतलब 4 से 60 साल के लिए है जी। तो जो 4 से कम है और 60 से ऊपर है उनके लिए वो लगा सकते हैं? अभी के लिए जो अप्रूवल है वो 4 to 60 ईयर्स का है। केस टू केस बेसिस पे फिर आपको अपने पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर के पास ही कंसल्ट करना पड़ेगा। और कोई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें भी आप डेंगू की वैक्सीन लगाने से मना कर रहे हैं? तो वही अगेन जैसे कि कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशंस हो, जिनके लिए कोई दवाइयाँ ले रहे हो जिसका इम्यून सिस्टम डाउन हो, जॉइंट की बीमारी, एग्जैक्टली ऑटो इम्यून बीमारियाँ, जॉइंट्स की बीमारियाँ जो होती हैं, जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स वगैरह हो, तो वो हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या मना है उनके लिए तो वो ना ले। सेम विद HIV या एड्स वगैरह? यस एब्सोल्युटली। HIV एड्स में भी इम्यून सिस्टम क्योंकि डाउन होता है एंड ये लाइव वैक्सीन है तो उनके लिए अभी के लिए मना है। और हेपेटाइटिस B, C वाले जो लोग हैं वो केस टू केस बेसिस पे बताया जाएगा कि इम्यून सिस्टम के उसके अकॉर्डिंग वो आपको डॉक्टर के पास ही पता। ठीक है, ओके। इसमें हम लोगों ने वैक्सीन पर तो बात कर ली, अब हम नॉर्मल जो डेंगू पर बातचीत रह गई है उस पर आते हैं कि अगर जैसे किसी को डेंगू हो गया और सिम्टम्स इस तरीके से आ रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिशन के बाद उनका इलाज कैसे होता है? जैसे मैंने बताया, डेंगू में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, जो डे ऑफ ऑनसेट ऑफ इलनेस क्या होता है वो पता होना। उसके हिसाब से फेजेस होते हैं डेंगू के, जैसे फीवर का फेज होता है, एक क्रिटिकल फेज होता है, एक रिकवरी फेज होता है। तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है कि इनिशियली जब फीवर होता है तो फीवर को मैनेज किया जाता है। अगर प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं या डिहाइड्रेशन होता है तो उनको फ्लूइड्स दिए जाते हैं, और प्लेटलेट्स बहुत ही कम होते हैं या ब्लीडिंग होने लगता है तो उनको प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। BP डाउन होता है या कोई ऑर्गन अफेक्ट होता है तो उसको सपोर्टिवली मैनेज किया जाता है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और ड्रग फॉर डेंगू, सारा सपोर्टिव मैनेजमेंट है, बट अलग अलग स्टेजेस ऑफ द डिजीज में वो भी वेरी करता है। और जो होम रेमेडीज लोग यूज करते हैं वही कि गोट मिल्क या पपीते के पत्ते का जूस वगैरह, ये सारे सपोर्ट में मदद करते हैं या फिर नहीं? नहीं, फॉर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी वुड एडवाइस कि ऐसा कोई भी सिम्टम्स हो या कुछ भी वार्निंग साइंस, जैसे मैंने बोला पेट में दर्द होना, ब्लीडिंग होना कहीं से, इवन मुंह से, नाक से, यूरिन में, स्टूल में ब्लीडिंग होना, या सांस लेने में तकलीफ होना, चक्कर आना,
डिजीनेस लगना, ऐसे कोई सिम्टम्स, वॉमिटिंग आना बहुत सारा बार कंटिन्यूसली, उस टाइम पे तो इमीडिएटली आपको हेल्थ केयर सीक करना ही पड़ेगा। ठीक है। एंड फीवर भी अगर नहीं उतर रहा है बहुत टाइम से, पता नहीं है कि फीवर का कॉज क्या है, या आपके रिपोर्ट्स में प्लेटलेट्स तेजी से कम होती जा रही हैं, हमेशा फर्स्ट थिंग एंड ओनली थिंग टू डू इज कि आप मेडिकल केयर सीक करें। ओके। प्लेटलेट्स जब कम होने लगती हैं तो बहुत ज़्यादा उससे कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, तो जी। क्या इसमें बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स डाउन हो जाए तो क्या जान जाने का भी रिस्क रहता है? और कोई नंबर से कि Absolutely. इससे प्लेटलेट्स कम हुए तो बहुत रिस्की है लाइफ के लिए? एब्सोल्युटली नहीं, कुछ प्लेटलेट्स का वो इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द नंबर इटसेल्फ, उसका फंक्शन में भी असर करता है डेंगू वायरस। उसमें मल्टीपल तरीके होते हैं जिससे प्लेटलेट का नंबर और फंक्शन अफेक्ट होता है। तो एक नंबर बताने का ज़रूरत ऐसा कुछ तरीका नहीं है, बट देयर आर स्पेसिफाइड नंबर्स जिसके नीचे प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती हो या ब्लीडिंग हो तब चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती हो। इसमें फ्लूइड्स का कितना रोल होता है कि कितने लिक्विड की मात्रा आप बढ़ाने के लिए बोलते हैं किसी भी पेशेंट को? वो अगेन पेशेंट टू पेशेंट डिपेंडेंट है। पेशेंट के उस टाइम पे डिहाइड्रेटेड है, पेशेंट का उस टाइम पे लीकेज होता है कैपिलरीज से, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लूइड भी हानिकारक हो सकता है। तो एज आई सेड, वो डेंगू इज़ ऑलवेज अ चैलेंज फॉर क्लिनिशियंस उस टाइम पे कि करेक्ट टाइम पे करेक्ट तरीके से ट्रीटमेंट देना ज़रूरी रहता है। इट इज़ नॉट अ वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, हर पेशेंट का अलग ट्रीटमेंट होता है। और डाइट का भी है कि डाइट में कुछ खाने के रिस्ट्रिक्शंस या कुछ खाने के लिए आप बोलते हैं जो सपोर्ट करेंगी डेंगू के ट्रीटमेंट में? एज सच तो नहीं, डाइट का रिस्ट्रिक्शंस नहीं। अगेन इट विल डिपेंड ऑन हाउ द पेशेंट इज, उनका लिवर का, उनका किडनी का, उनका क्या स्टेटस है, उनका पोटेशियम वगैरह कैसा है, उस पर डाइट अगेन वेरी करेगा। कुछ ऐसे चेंजेस भी आप बोलते हैं कि अगर आपको डेंगू हो गया है, ट्रीटमेंट का दौरान आप क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखें? कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स भी जो अगर ट्रीटमेंट चल रहा है उसके बावजूद भी आपको इंडिकेट करते हैं कि ये डेंगू बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया? हाँ, जैसे मैंने बताया, वही वार्निंग साइंस जो है वो इंडिकेट कर सकते हैं कि कोई ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं, रैपिडली फॉलिंग प्लेटलेट्स अगर हो रही हैं, डिहाइड्रेशन से अगर, जो हेमेटोक्रिट बोलते हैं हम, जो एक ब्लड का अंक है, वो अगर तेज़ी से बढ़ रहा है, या वही कोई कन्फ्यूजन के सिम्टम्स, लिवर के फंक्शंस बिगड़ते जा रहे हैं, किडनी के फंक्शंस बिगड़ते जा रहे हैं, इससे पहले ही आइडियली इनको मेडिकल केयर सीक कर लेना चाहिए ताकि टाइमली इनको सपोर्टिव और नेसेसरी केयर मिले इस टाइम। अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो क्या बार-बार प्लेटलेट्स हर दिन चेक किया जाता है या कुछ ऐसा ड्यूरेशन? वो डिपेंड होता है जिस तेज़ी से पेशेंट का फ्लॉल हो रहा है, जिनको पेशेंट को सिम्पटम है कि नहीं, ब्लीडिंग का नहीं, उनको प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, उस बेसिस पे डिपेंड ही करता है। कोई ऐसी टाइमलाइन है कि कितने दिन में डेंगू का ट्रीटमेंट पूरी तरीके से हो जाता है और पेशेंट डिस्चार्ज हो सकता है? तो उसके डिस्चार्ज क्राइटेरिया है कि इतने दिन फीवर नहीं आना चाहिए, 50,000 के ऊपर प्लेटलेट होना चाहिए, ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम डिसफंक्शन नहीं होना चाहिए, फ्लूइड स्टेटस एडिक्वेट होना चाहिए। तो देयर आर अ सेट क्राइटेरिया ऑफ थिंग्स व्हिच विल डिसाइड द डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट। और फुल्ली रिकवर होने में कि वो अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ कब से जा सकते हैं, कितना समय लग सकता है? तो दैट इज अगेन वेरिएबल। तो वीकनेस परसिस्ट करता है, जो पोस्ट वायरल वीकनेसेस होते हैं, मायालजिया, बॉडी पेन्स होती हैं, वो काफ़ी टाइम तक परसिस्ट करती है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जो 1-1.5 महीने के बाद भी आते हैं कि वो बहुत वीक हैं। कुछ वायरल बीमारियां, जैसे अपार्ट फ्रॉम डेंगू, जैसे चिकनगुनिया के जॉइंट पेन्स होते हैं, वो तो बिल्कुल 1-1 साल तक भी परसिस्ट कर सकती हैं। तो अगेन इट जस्ट डिपेंड्स ऑन, सो द वायरस और जो होस्ट का इंट्रैक्शन है उसी पे डिपेंड करता है, एंड दैट इज इंडिविजुअलाइज्ड उस टाइम पे कि पेशेंट को बैकग्राउंड में उनका हेल्थ कैसा था, उनको क्या क्या बीमारियां थी, कितना सिवियर डेंगू हुआ और कैसे रिकवर किए। अगर जैसे ट्रीटमेंट के बाद आपने डिस्चार्ज कर दिया तो वीकनेस तो ऑब्वियसली रहती है, तो वीकनेस को ओवरकम करने के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कुछ ऐसे डाइट, लाइफस्टाइल में आप चेंजेस बताते हैं कि ये चीजें खाइए या इस तरीके से करिए सो दैट इम्यूनिटी आपकी बढ़िया बन रहे? तो हेल्दी बैलेंस डाइट इज व्हाट वी एडवाइस फॉर ऑल आवर पेशेंट्स हु गेट डिस्चार्ज, नथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो इंडिविजुअलाइज्ड एज पर देयर कंडीशंस, एज पर देयर बॉडी वेट, एज पर देयर डेली रिक्वायरमेंट, जो भी उनको डाइट खानी होती है जो हेल्दी है, वो उसको हम एडवाइस करते हैं। बस वो इवेंचुअली बॉडी रीसेट हो जाता है उसके। ठीक है। फॉलोअप में कुछ टेस्ट वगैरह भी होते हैं कंफर्म करने के लिए कि डेंगू से निकल करके बीमारी किसी और ऑर्गन को तो नहीं अफेक्ट कर रही थी? नहीं, फॉलोअप में रूटीन कुछ ऑर्गन फंक्शन के टेस्ट असेस होते हैं, जैसे लिवर के, किडनी के, प्लेटलेट के, वो फॉलो होते हैं, बट ऐसा कुछ देयर इज नो टेस्ट टू से कि ये खत्म हो गया है। ठीक है, ओके। और अगर पूरी तरीके से इंसान सही हो जाता है तो कितने चांसेस है कि डेंगू फिर से वापस आ जाएगा? हाँ, तो जैसे मैंने बोला पहले कि 4 सीरोटाइप है, अगर एक से आपको हो गया इन्फेक्शन, उस चीज से आप लाइफ लॉन्ग के लिए प्रोटेक्टेड हैं।
अगर वापस से आपको सेकेंड इन्फेक्शन होता है तो वो यूजुअली दूसरे किसी सीरोटाइप से होगा और कभी कभार वो और सिवियर होने के चांसेस है, क्योंकि उसका इम्यूनोलॉजी ऐसा है कि वो बिहेव ऐसा करता है वायरस कि कभी कभी वो ज्यादा अफेक्ट करने पे तुल जाता है। हम चाहते हैं डॉक्टर के कुछ ऐसे मिथ्स आप जरूर बताएं जो आपने सुने हैं अपने ओपीडी केसेस में डेंगू के अगेंस्ट में या डेंगू के सपोर्ट में, कि आप ये करेंगे वो करेंगे तो डेंगू जल्दी से सही हो जाएगा, जो आप बताना चाहेंगी कि ये सही है, ये ठीक है, ये किया जा सकता है, बट ये सारे मिथ्स से इनको मत फॉलो करिए। तो मेनली तो डाइट के हिसाब से ही आता है कि प्लेटलेट बढ़ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू डाइट, सम स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ डाइट एंड मिल्क कंजम्पशन। तो अगेन वो वेरिएबल है, उस टाइम पे आपको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना है कि पहले तो कंफर्म करना है कि आपको डेंगू ही है। वंस कंफर्म वो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके बाद डिसाइड होगा कि आप ओपीडी बेसिस पे मैनेज हो सकते हैं या आपको एडमिशन की ज़रूरत है। अगर आप ओपीडी बेसिस पे मैनेज होते भी हैं, उस टाइम पे जो भी वार्निंग साइंस है वो क्लियरली एक्सप्लेन हो जाते हैं, उसको हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि प्लेटलेट धीरे गिर रहा है या इतना गिर के रुक गया है तो वो सिवियर नहीं हो सकता। जैसे मैंने बोला, डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो हमें ऑलवेज सरप्राइज करती है और चैलेंज करती है। तो देयर इज नो वन पीस ऑफ एडवाइस। द वन पीस ऑफ एडवाइस हम जो देते हैं वो यही है कि प्लीज आप मेडिकल केयर सीख करिए टाइम से। इसमें ना फीवर की वजह से लोग खुद से ही मेडिसिन लेने लगते हैं, बुखार की दवाइयाँ, और कई बार हॉस्पिटल जाते नहीं। उन्हें लगता है कि चलो बारिश का मौसम है तो हो सकता है कि कुछ इन्फेक्शन हो गया हो, और दवाइयाँ खाते रहते हैं जी। और डेंगू के लिए कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करते नहीं है। ये कितना रिस्की और कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है चीज़ों को। सो एज ए सेड, अगर फीवर के लिए भी इवन टू टेक की फीवर की दवाई, वैसे कुछ दवाइयां हैं जो बिल्कुल भी नहीं ले सकते, जैसे एस्पिरिन और NSAIDs जो बोलते हैं, पेन किलर्स जो बोलते हैं, वो क्योंकि प्लेटलेट कम होते जाते हैं उसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। इवन समथिंग एज सिंपल एज पैरासिटामॉल हम लोग एडवाइस करते हैं कि वो डॉक्टर से पूछ के ही ले, क्योंकि कुछ कुछ लोग हैं जिनको रिएक्शंस होते हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है पैरासिटामॉल से भी। तो जैसे मैंने बोला, वायरल फीवर्स जो आते हैं 103 से 5 दिन रह के चले जाते हैं। उस 3 दिन में अगर तेजी से बहुत तेज बुखार आ रहा है, बहुत सिवियर सिम्टम्स है, तो इमीडिएटली उनको जाना चाहिए। अगर वो कंट्रोल हो जा रहा है या वो मैनेज कर पा रहे हैं तो बाद में एटलीस्ट ओपीडी बेसिस पे दिखा के उसको डायग्नोस कराए और उसको मैनेजमेंट करे, ताकि आगे का कोई साइंस मिस ना हो। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि जाते जाते एंड में आप हमारी ऑडियंस के लिए कुछ ऐसे टिप्स जरूर बता दें कि डेंगू से बचना है तो क्या चीज़ें फॉलो करें, और वैक्सीन के बारे में क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमेशा वो अपने दिमाग में रखें कि अब आ गई है मार्केट में तो क्या चीज़ें रखें ध्यान में। जी, सो डेंगू एक बहुत वेल नोन वायरल बीमारी है जो मानसून के टाइम पे आती है। इस टाइम पे इट प्लेग्स अ लॉट ऑफ पेशेंट्स। हमारा इंडिया का डेंगू का बर्डन बहुत हाई है, एंड उस टाइम पे मानसून के टाइम पे सेल्फ प्रोटेक्शन, फुल स्लीव्ड कपड़े पहनना, मस्कीटो रेपेलेंट्स का यूज़ करना, मस्कीटो नेट्स का यूज़ करना, कहीं भी आपके आसपास पानी ना जमा होने देना, इवन इफ इट मीन्स रीफिलिंग, वो भी ना करने दे। इवन इफ इट समथिंग लाइक फ्लावर पॉट्स और स्मॉल कंटेनर्स, तो उनमें भी एडीज मस्कीटोज थ्राइव करती हैं। तो वो सबसे बड़ा कॉर्नरस्टोन है डेंगू प्रिवेंशन के लिए। उसके साथ साथ अब वी हैव द डेंगू क्यूडेंगा वैक्सीन दैट हैज बीन अप्रूव्ड एंड विल बी रोल्ड आउट सब्सिक्वेंटली। कुछ टाइम बाद वो आ जाएगा मार्केट में। जब आएगा 4 to 60 ईयर्स में अप्रूव्ड है। 2 डोज लगेंगे 3 महीने की दूरी पे। जिनको डेंगू पहले हुआ है या पहले नहीं हुआ है वो दोनों लगा सकते हैं। एंड अगर आपको कोई ऐसे कंडीशंस है जिसमें डेंगू वैक्सीन लगाना मना है या आपको लगाने से फ़ायदा से ज़्यादा हानि हो सकता है, उसके लिए आपको अपने पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर से पहले कंसल्ट करके ही लेना है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए और डेंगू वैक्सीन पर, डेंगू के बारे में इतनी प्रैक्टिकल और सही इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा करने के लिए। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपके मन में डेंगू या फिर डेंगू वैक्सीन से रिलेटेड कोई और भी सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।